everyone. Very good evening. And हम लोग मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. बेसिकली मेरा नाम नीरज है एंड आई टीच क्वांट. ठीक है. फॉर द पास्ट 10 years आई हैव बीन टीचिंग क्वांट एंड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स. एंड मैं खुद IIT रुड़की का पास आउट हूँ. सो आई गेस मेरी जो बातें होंगी आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी. अगर मान लीजिए आपको कहीं पर भी कुछ दिक्कत होती है, कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो प्लीज मुझे बताइएगा. ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप. ठीक है. शिवांश, आपको आवाज नहीं आ रही? सभी को क्लियर है? मतलब सबको आवाज और वीडियो दिख रहा है? राइट, ओके, फाइन. सो सी, अगर मैं बात करूं, देखिए हमारी ये पहली क्लास है एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वांट एज सच. ठीक है. तो अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में टोटल 5 मॉड्यूल्स होते हैं. ठीक है. एंड इसमें आपका सबसे पहला मॉड्यूल होता है वो ज्योमेट्री होता है. द सेकेंड इज अरिथमेटिक. थर्ड जो होता है दैट इज अलजेब्रा. Fourth is number system, and fifth is your modern math. तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स हैं, सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे, पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. ऑफ कोर्स ये अलग अलग मॉड्यूल्स, सभी मॉड्यूल्स की एक अलग खासियत होती है. कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट होता है दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि किसी भी मॉड्यूल से आप कितने प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्चुअल पेपर में. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो प्रीवियस ट्रेंड्स को अगर हम देखें, पिछले कुछ 4-5 साल में अगर हम देखें तो ज्योमेट्री से यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 6 to 7 प्रॉब्लम्स. अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 12 to 13 प्रॉब्लम्स. इतने आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. अलजेब्रा से अगर मैं बात करूं तो 10+ 11-12 इस टाइप से हो सकते हैं. नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 2 से 3 प्रॉब्लम्स होते हैं, और मॉडर्न मैथ में 2 से 3 प्रॉब्लम्स के आसपास में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो ये जो 3 मॉड्यूल्स है टॉप के आपके, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है. एंड ऑफ कोर्स आपको इस पे बहुत फोकस करना है क्योंकि जो मेजर जो चंक है जो प्रॉब्लम्स का वो इन्हीं तीनों मॉड्यूल से आता है. सो वी बेसिकली स्टार्ट विद ज्योमेट्री. मतलब मैं खुद ज्योमेट्री से चालू करता हूँ. उसके 2 कारण है. पहला कारण ये है कि ज्योमेट्री मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मजा आता है करने में. एंड आई रियली होप कि आप लोग भी जैसे जैसे धीरे धीरे आप कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे आपको भी मजा आएगा ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स करने में. दूसरी बात ये है कि ज्योमेट्री में इसलिए कराता हूँ क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसी चीज होती है जो सबने पढ़ी होती है. ठीक है. 9th 10th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में हमने सबने ज्योमेट्री पढ़ा है, सर्कल्स पढ़ा है, ट्रायंगल्स पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने. लेकिन बात ये है ना कि जो हमने ज्योमेट्री पढ़ी है स्कूल स्टैंडर्ड्स में, वो बेसिकली उसका पर्पस सिर्फ एक ही होता था कि हमारे को पेपर आता और पेपर में हमको वो एक रिपीटेड क्वेश्चंस होते थे, एक फिक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते थे, वही हमको करने होते थे, रट के जाते थे और वहां पर पेपर में वॉमिट करते थे. ये हमारा प्रोसीजर चलता था ज्योमेट्री में. ठीक है. प्रूफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे तो हम करते थे, याद करते थे. यहां पर ऐसा कुछ नहीं है. बेसिकली थ्योरम्स वही रहेंगे आपके, उनका एप्लीकेशन पे आपको फोकस करना है. ठीक है. सो एक तरीके से ज्योमेट्री थोड़ा ट्रिकी भी है और थोड़ा मुश्किल भी है. ठीक है. इसलिए मैं जो सबसे चैलेंजिंग चीज है उससे चालू करता हूँ. एंड एक चीज का ध्यान रखिएगा, देखिए आपकी आज पहली क्लास है तो आई डोंट नो कि कितने लोग हैं आप लोग जो कि ज्योमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं. ठीक है. बट आगे से मैं आपको हमेशा बताऊंगा हर क्लास के पहले आपको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ के आना है. एटलीस्ट उससे ये होगा कि हम जब बात करेंगे और जब हम समझेंगे चीजों को तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी. ठीक है. दूसरी बात ये, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको जहां पर भी कुछ भी समझ नहीं आता प्लीज मुझे बताइएगा, प्लीज पूछिएगा. ठीक है. एकदम बेशर्म होकर आपको पूछना पड़ेगा क्योंकि मुझे तब तक नहीं पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं जब तक आप मुझे नहीं बताओगे. ठीक है. सो चालू करते हैं हम लोग. ठीक है. सो ज्योमेट्री में आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारी क्लास है दैट इज अ रिलेटिवली इजियर क्लास और ये हमारी एकदम बिगिनिंग की क्लास है. So we'll be talking about lines, angles and basically angles in a triangle. ठीक है. So सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं एंगल से. ठीक है. So when I say मैं एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए 3 टाइप के एंगल्स होते हैं. ठीक है. आई रियली होप कि आप सभी को एंगल पता है कि क्या होता है. ठीक है. मतलब एक तरीके से जो एक रे दूसरी रे के साथ में बनाती है इसको हम एंगल बोलते हैं. राइट. ठीक.
तो अब तीन टाइप के एंगल्स होते हैं। पहला एंगल जो होता है दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल, ठीक है। दूसरा होता है राइट एंगल, एंड थर्ड एंगल इज योर ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, बड़ा आसान सा है। मतलब एक्यूट एंगल का मतलब होता है एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता है, लेस देन 90 डिग्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक एंगल 36 डिग्रीज है, तो 36 ऑफ कोर्स 90 से छोटा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। उसके बाद सेकंड होता है राइट। राइट का मतलब होता है जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्रीज के इक्वल होता है। और ऑब्ट्यूज का मतलब होता है जिसका मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्रीज होगा, ठीक। ये तीन टाइप के आपके एंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन जो है कितना एंगल बनाती है? स्ट्रेट लाइन जो है वो कुछ एंगल बनाती है। ये एंगल कितना होगा? 180, बिल्कुल सही। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा एक 180 डिग्रीज का एंगल बनाएगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए लेट से एक ऐसी रे है, मैंने ऐसे बना दी, तो ये एंगल लेट से अल्फा है, ये बीटा है। तो व्हाट आई कैन से इज कि जो टोटल सम होगा, एक स्ट्रेट लाइन 180 बनाती है, तो अल्फा प्लस बीटा ये जो मेजरमेंट है, ये सम है, दैट शुड एग्जैक्टली बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट, ठीक है। तो इसका बोलने का, इनको हम ये जो एंगल्स है अल्फा और बीटा, इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखिएगा एक स्ट्रेट लाइन 180 बनाती है, तो अगर मान लीजिए लेट से मुझे अल्फा का मेजरमेंट पता है, मुझे बीटा निकालना है, तो सिंपली हम करेंगे 180 से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें बीटा का मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए दो एंगल्स अल्फा एंड बीटा, इनका सम अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है, तो इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अगर कोई भी दो एंगल्स है कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं और उनका सम अगर एग्जैक्टली 90 डिग्रीज है, तो इनको हम टुगेदर, इन दोनों को अल्फा और बीटा को टुगेदर हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर मान लीजिए दो एंगल्स का सम एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है, अगर मान लीजिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री के लिए क्या होनी चाहिए कंडीशन, उनका सम जो होगा वो 180 डिग्रीज होना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो लेट से मैं बोलूं कि एक एंगल लेट से 36 डिग्रीज है लेट से, ठीक है, और मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आप 90 में से 36 माइनस कर देंगे, तो 90 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 54 डिग्रीज। तो बेसिकली 36 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 54। या मैं ये भी बोल सकता हूँ 54 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 36। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली सप्लीमेंट अगर मेरे को देखना है इसका, 36 जो है इसका सप्लीमेंट अगर देखेंगे तो क्या होगा, हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 को, तो कितना आ जाएगा, 144। सो अगेन 36 का जो सप्लीमेंट है वो 144 होगा, या 144 का सप्लीमेंट आप 36 भी बोल सकते हैं। क्लियर है? बेसिकली आपको ये समझना है कि अगर एक में एंगल थीटा है लेट से, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इसी का जो सप्लीमेंट होगा, सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट होगा सिंपली 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहां तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई शक है, कोई डाउट है किसी को? कुछ भी कंफ्यूजन हो किसी को, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री? ठीक है, चलिए बढ़िया। तो प्रॉब्लम देखते हैं। So the first example says the complement of an angle is 2y plus 5 and its supplement is 7y minus 5. What is the measure of the angle? So basically आपको दिया हुआ है एक एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट जो आपको दिया है वो दैट इज 2y plus 5 and its supplement, उसी एंगल का जो सप्लीमेंट है वो 7y minus 5 दिया हुआ है। आपको मेजरमेंट ऑफ द एंगल निकालना है। ट्राई करिए, देखिए क्या आंसर। बिल्कुल सही है, 45 इज द राइट आंसर, 45 आएगा आंसर। लीजिए टाइम लीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास में, सभी ट्राई करो। देखो ये इजी प्रॉब्लम है होना। चलिए देख लेते हैं। से जिनका आंसर नहीं आया एक बार देख लो। आपको दिया हुआ है एक एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट 2y plus 5 दिया हुआ है, राइट। सो लेट्स से वो एंगल थीटा है। अगर एक एंगल थीटा है, ठीक है,
तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट आपका होता है 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट, ठीक। और उसी एंगल का सप्लीमेंट कितना होता है, 180 माइनस थीटा होता है, राइट। तो अब आपको वही चीज दी हुई है कि जो कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2y प्लस 5, और जो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट कितना हो गया 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 7y माइनस 5, राइट। तो बेसिकली आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपके पास में देखिए दो इक्वेशंस है 1 एंड 2, और आपको y भी नहीं पता, राइट। तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 90 इक्वल टू, मैंने माइनस किया दोनों इक्वेशंस को, तो ये कितना आ जाएगा 5y माइनस 10, सो दिस बिकम्स 100 इक्वल टू 5y, और आई कैन से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। सो y जो है वो 20 आ गया आपको, लेकिन y नहीं निकालना, आपको थीटा निकालना है। तो आप क्या करिए, 20 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 20 डालेंगे तो 45, विच मींस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी। आपको ये निकालना था, तो आंसर कितना आ जाएगा 45 डिग्रीज। क्लियर है सभी को, समझ आया। बेसिकली आपको आपको एक एंगल निकालना है, राइट, और उसका कॉम्प्लीमेंट आपको पता है 90 माइनस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा सप्लीमेंट होता है। दोनों की वैल्यू आपको दी हुई है इन टर्म्स ऑफ y दी हुई है, तो 2y प्लस 5 7y माइनस 5, ठीक है। इक्वेट कर दीजिए, तो आपके पास दो इक्वेशंस आएंगे, आपको एक थीटा और एक y है, इन दोनों को सॉल्व करना है, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्लियर है सभी को, जिनसे नहीं बना था प्रॉब्लम। कई लोग हैं देखिए जिनका आंसर नहीं आया है, ऑफ कोर्स, ठीक है, बट किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। सी हमारी ये पहली क्लास है, ठीक है, और हम लोग को एकदम बेसिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। आई एम श्योर कि कुछ लोग होंगे जिनको बहुत अच्छे से आता होगा, कुछ लोग होंगे जो कि स्ट्रगल कर रहे होंगे, ठीक है। सो द आइडिया इज कि एट द एंड ऑफ द क्लास हर किसी को समझ आना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज पूछेगा, ये आपके ऊपर ओनर्स है कि आपको पूछना है, ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो। चलें आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। So next problem says, what is the measure of the angle whose complement is 40% of the half of its supplement? So आपको निकालना है एक एंगल का मेजरमेंट निकालना है जिसका कॉम्प्लीमेंट इज 40% ऑफ द हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट। ट्राई करिए। आंसर 67.5, बिल्कुल सही है। आशी, साक्षी, सभी का सही आ रहा है, 67.5 डिग्रीज आएगा। चलिए देख लेते हैं। आपको देखिए इसमें ना कुछ एक इक्वेशन बनाना है, बस वो इक्वेशन को सॉल्व करना है, बट वो इक्वेशन कैसे बनना है आपका वो देखिए। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल? तो भाई आपको कोई एंगल का मेजरमेंट पूछा तो हम क्या मान लेते हैं, उसे थीटा मान लेते हैं, राइट, ठीक है। जैसे ही थीटा मानेंगे, देखिए उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट, और सप्लीमेंट कितना हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, राइट। अब हम आएंगे प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जो है वो कितना है, ये 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट is 40% is equal to 40% of half मतलब 1/2 of its supplement। सप्लीमेंट कितना है, 180 माइनस थीटा। तो आपका इस टाइप से इक्वेशन बनेगा, कॉम्प्लीमेंट इज 40% ऑफ द हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सो बेसिकली ये कितना हो गया आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 40% का हाफ कर रहे हैं, तो बेसिकली कितना हो गया 20% ऑफ 180 माइनस थीटा। अच्छा, 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5 एज अ फ्रैक्शन, राइट। तो 1/5 इंटू 180 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर, तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 270/4 विच इज इक्वल टू 67.5। यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इक्वेशन समझ आ गया। देखिए इक्वेशन सॉल्व करना तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है आपको सभी को आता है, बट इक्वेशन समझ आया कि इक्वेशन कैसे बना। कॉम्प्लीमेंट इज 40% ऑफ द हाफ ऑफ इट सप्लीमेंट। जिनका देखिए मुद्दे की बात है, जिनका नहीं बना था ये प्रॉब्लम, जिनका आंसर नहीं आया था, उन लोग को समझना बहुत जरूरी है। क्या आप लोग को समझ आया? ठीक, चलिए गुड। सो आई गेस कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल सभी को क्लियर है। बहुत इजी सा फंडा, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस थीटा होता है, उसका सप्लीमेंट 180 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजीएस्ट पार्ट होता है ज्योमेट्री में। और अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए
तो प्लीज कर लीजिएगा, उसे छोड़िएगा मत, ठीक है। बहुत इजी प्रॉब्लम्स होते हैं इससे रिलेटेड, और कॉन्सेप्ट भी एकदम हलवा है, कुछ भी नहीं है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है, विच इज पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइंस का मतलब होता है ऐसी लाइंस which do not intersect each other. So I can say parallel lines in a plane are those lines which do not meet or which do not intersect each other. मतलब जैसे इन दोनों लाइंस को अगर आप देखें तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी लाइंस जिनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर दो लाइंस है या तीन लाइंस है, कितनी भी लाइंस है, अगर वो एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चल रही है आपस में, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक। नॉर्मल सी चीज है, आई रियली होप कि आपको पता होगा। और ज्योमेट्री में अगर आप देखेंगे तो ये जो साइन होता है ये पैरेलल का ही होता है। जैसे अगर मान लो मैं लिखूं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब ये जो चिन्ह है, जो सिंबल है, ये पैरेलल को डिनोट कर रहा है, ठीक। चलिए, अब पैरेलल लाइन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सो समझते हैं कि लेट से ये दो पैरेलल लाइंस है, लेट से एल और एन, ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और एक थर्ड लाइन है, जो थर्ड लाइन है वो इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ज्योमेट्री में एक जार्गन होता है विच मतलब ये जो पैरेलल लाइंस को जो इंटरसेक्ट करती लाइन, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक। अब क्या हो रहा है कि ये जो लाइन कट कर रही है, कुछ आपको दिख रहा होगा कि कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये कुछ 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, और ये जो 8 एंगल्स हैं ये आपस में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि ये क्या प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, एंगल्स जो है कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक। तो अब सबसे पहली चीज होती है, अभी आप पैरेलल लाइंस को भूल जाइए, अगर कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, सिमिलरली ये एंगल इक्वल होगा। इनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो देखिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो मैं बोल सकता हूं 1 और 3 जो होंगे ये इक्वल होना चाहिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। सिमिलरली 2 और 4 इक्वल होंगे, 6 और 8 इक्वल होंगे, और 5 और 7 इक्वल होंगे, राइट। ये आपस में इक्वल होगा, ये आपस में इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, ठीक है। किसी का कोई कंफ्यूजन है अभी इसमें कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अभी हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में बात ही नहीं करें, अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि अगर कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? चलें आगे, नेक्स्ट चीज पढ़े, मेरे साथ साथ में बताते चलिएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, अब आपने देखा अभी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल थे, ठीक। अब नेक्स्ट चीज ऐसी होती है जब पैरेलल लाइंस, ऑफ कोर्स, तो ये एंगल जो आप देख रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 5 को देखिए, ये दोनों एक दूसरे के हूबहू हैं, मतलब एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, सेम। जैसे मैं इस एंगल को देखूं तो ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, ये भी राइट साइड में है, ठीक है। ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, तो एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे के एकदम हूबहू हैं, फोटोकॉपी एक दूसरे के, करस्पॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यही हम इसको क्या बोलते हैं? दीज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो जैसे यहां पर देखूं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, मतलब 1 और 5 इक्वल हो गया, राइट। सिमिलरली अगर आप 2 और 6 को देखें तो 2 और 6 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली 3 और 7 को देखिए, ये इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे को। 4 और 8 जो है ये आपस में करस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और दूसरी चीज जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जो करस्पॉन्ड कर रहे हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। चलिए, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज अपने को पढ़नी है दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक। देखिए, अगर आप एंगल 3 को देखें ये, और एंगल 5 को देखें, ये दोनों एंगल्स को अगर आप देखें तो ये एक तरीके से ऐसे देखिए, ये ऐसा है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक। ये ट्रांसवर्सल के ऑल्टरनेट साइड में, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में,
और ये क्या है, इन दोनों लाइंस के अंदर में इंटीरियर में है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल हो गए, एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल हुआ। ये इक्वल क्यों होता है, इसका डेरिवेशन बड़ा आसान है। देखिए अगर आप 1 और 3 को देखें, ये दोनों एंगल्स को देखिए 1 और 3, क्या ये इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, राइट। दूसरी चीज अभी आपने देखा कि 1 और 5 ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये दोनों इक्वेशंस को अगर मैं देखूं 1 और 3, 1 और 5 को देखूं, तो कैन आई से 3 शुड बी इक्वल टू 5, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली 3 और 5 इक्वल है, तो 4 और 6 भी इक्वल होंगे। अगेन 4 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अगेन क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो ये भी आपका इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली जैसे देखिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर थे, ऑल्टरनेट का तो मतलब समझ आ रहा है, ट्रांसवर्सल के एक इस साइड एक इस साइड, ठीक, लेकिन ये अंदर में तो इसलिए इंटीरियर है। सिमिलरली क्या हो सकते हैं, एक्सटीरियर हो सकते हैं। देखिए ये एंगल ये बाहर की तरफ है और ये वाला एंगल बाहर की तरफ है, तो ये दोनों जो एंगल होंगे 2 और 8 ये क्या हो जाएंगे, आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। सिमिलरली 1 और 7, 1 ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट साइड में और एक्सटीरियर है, बाहर है, तो इसलिए 1 और 7 भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। यहां तक क्लियर, अभी भूलेंगे तो नहीं, समझ आ गया, सभी को क्लियर है, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट चीज है, बेसिकली इसको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इधर ढंग से देखिएगा, आपको पता है कि देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्सल है, राइट, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एंगल कितना बनाती है, 180 बनाती है। कैन आई से 1 + 4 ये दोनों का जो सम है वो 180 होना चाहिए, लीनियर पे हमने पढ़ा था कि भाई एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्रीज बनाती है, ठीक। दूसरी चीज आपको ये भी पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, राइट, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर मैं एंगल 1 = 5 इसमें डाल दूं, और ये आपको देखा है कि 1 + 4 180 है, मतलब आप कुछ मत करिए, 1 की जगह 5 डाल दीजिए, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 5 + 4 इन दोनों का सम, ये दोनों जो एंगल्स है इनका जो सम है वो 180 डिग्रीज है। मतलब देखिए ये ऐसे है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम है वो कितना 180 है, और इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। या मैं ये बोल सकता हूं, ये जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, दे आर सप्लीमेंट्री। मैं सप्लीमेंट्री भी तो बोल सकता हूँ इनको। देखिए सम अगर 180 होता है दो एंगल्स का, तो उनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, राइट। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि को इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर देखिए 4 और 5 जो है उनका सम 180 है। सिमिलरली ये देखिए ये और ये, इनको अगेन को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, इनका भी सम कितना होगा, 180 होगा। कोई इश्यू नहीं, चल में जहां से आप आए हैं तो वहीं से आप रिज्यूम कर लीजिए। ओके, वीडियो दिख रही है सबको, मेरी शक्ल दिख रही है सबको, ठीक है, बढ़िया। तो चिन्मय देखिए आपके एंड पे शायद कोई दिक्कत है। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आंसर। देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए दो लाइंस है, राइट, आपको दिया हुआ है ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स जो है दीज आर को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। हमने अभी देखा कि 1 + 4 इज 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली 1 और 5 जो है वो इक्वल है, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो दोनों को अगर आप दोनों रिलेशंस को देखेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 + 4, इन दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, 180 डिग्रीज आ रहा है। इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल का भी सम होगा 180 होगा, तो ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हैं, को एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे। को एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो गए आपके, 1 और 8, इन दोनों का जो सम होगा वो आपका 180 हो जाएगा। 2 और 7 को अगर आप देखेंगे तो ये भी को एक्सटीरियर हो गए, बाहर की तरफ है, इसलिए एक्सटीरियर वर्ड आ गया, राइट, ठीक है। तो देखिए चार चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, लेट्स से ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ठीक है। तो पहली चीज, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट। तो क्या क्या पेयर्स बन जाएंगे आपके पास में, 1 = 3, 2 = 4 और
6 इक्वल टू 8 और 5 इक्वल टू 7, ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। दूसरा पेयर क्या बनेगा आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या थे, 1 और 5 था। सिमिलरली 4 और 8, 2 और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड 3 और 7 हो जाएगा, राइट। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसके बाद क्या होता है आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, 3 और 5, तो 3 वुड बी इक्वल टू 5, ऑल्टरनेट है, अलग अलग साइड पे, और 4 इक्वल टू 6 हो गया। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। एक्सटीरियर वाले जो होंगे एंगल्स कौन से हो जाएंगे, 2 और 8 हो जाएगा, एंड सिमिलरली 1 और 7 हो जाएंगे। ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल हो गए। और तीसरी चीज क्या हो गई आपके, को इंटीरियर एंगल्स। लास्ट वाली चीज जो थी को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, ये वाला पेयर हो गया जैसे आपके पास, राइट। तो 4 प्लस 5 ये सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 180। सिमिलरली 3 प्लस 6 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक। एंड सिमिलरली को एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, 2 और 7, 1 और 8। 2 प्लस 7 भी 180 होगा, इनको हम को एक्सटीरियर बोलेंगे। 1 और 8 का भी सम 180 होगा, इनको अगेन को एक्सटीरियर बोलेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को, क्योंकि इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, उन्हीं का एप्लीकेशन होगा, तो ये ध्यान रहेगी सबको, ठीक है। तो चलिए फिर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। सो इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे को एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी जो है, ए बी इज पैरेलल टू डीई, मतलब ये जो दो लाइंस है, ये ए बी एंड डी पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल का साइन है। आपको ये एंगल दिया हुआ है 126 डिग्रीज है, दिस एंगल है 16 डिग्रीज। आपको निकालना है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल सीडीई। आपको इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है, कितना होगा बताइए, कितना होगा, फटाक से करिएगा। बिल्कुल सही है, 142 आएगा आंसर, 142 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नहीं आपको दिख रहा है, आई गेस आप ही के साथ में दिक्कत हो रही है। आज ये देखिए ऐसा है सवाल, तो ये ए बी डी ई ये आपस में पैरेलल है। अभी आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको जो मैं बना रहा हूं अभी, आशी जो मैं फिगर बना रहा हूं वो आपको दिख रहा है, विजिबल है। आपको देखिए ये एंगल निकालना है, ये कितना होगा, ठीक है। ये 126 है, ये 16 डिग्रीज है। चलिए देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। सी आपको ये एंगल 126 दिया हुआ है, ये आपको 16 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप इस लाइन को, ये जो डीई लाइन थी उसको एक्सटेंड कर दीजिए ऐसा। सी ये जो लाइन थी इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टिल ये जो पूरी लाइन है, जो आप एक्सटेंडेड लाइन है, दैट वुड बी पैरेलल टू ए बी। ये पूरी लाइन और ये दोनों जो है ये पैरेलल होंगे आपस में, व्हिच मींस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, भी 126 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है भाई। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे है ना, देखिए ये देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो वही चीज है यहाँ पर, ये अगर 126 है तो ये भी 126 आएगा, राइट। अब आप इधर देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जिसमें ये एंगल 126 है और ये एंगल कितना 16 दिया हुआ है। आपको ये एंगल निकालना है। एक तरीके से ऐसे देखिएगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप देखिए, आप एक साइड को एक्सटेंड करते हैं तो ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा ये एंगल, ठीक। तो एक तरीके से देखिए ये कितना है, 126 है और ये 16 है, तो ये जो एंगल बनेगा बेसिकली वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो 126 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, एंगल जो है EDC इज इक्वल टू 142 डिग्रीज। एक्सटीरियर एंगल हम आगे पढ़ेंगे इन ट्रायंगल्स में कि भाई एक्सटीरियर एंगल जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये एंगल A है, ये B है और ये एक्सटीरियर एंगल है, तो दिस वुड बी इक्वल टू A प्लस B। तो डायरेक्टली आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा सम ऑफ द एंगल्स 180 होता है, तो आप इन दोनों को ऐड करो, 180 से सब्ट्रैक्ट करो तो ये एंगल आ जाएगा, उसको फर्दर 180 से माइनस कर दो क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। बात वही पड़ेगी, आपका आंसर वही आएगा,
बट इसमें एक्सटीरियर में थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? सोल्यूशन समझ आ गया? जिन जिन का आंसर नहीं आया था सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। So next problem says AB is parallel to CD which is parallel to EF. ठीक है, ये लाइन AB, CD और EF ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं आपस में। ठीक है, और ये एंगल आपको 74 डिग्रीज दिया हुआ है, ये एंगल आपको 22 डिग्रीज दिया हुआ है, आपको ये एंगल निकालना है कितना होगा। बिल्कुल परफेक्ट है। देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है, ये तीनों लाइंस पैरेलल है, राइट। ठीक है, तो डेफिनेटली आप ऐसे देखिए, अगर आप इसको ऐसे देखते हैं, ये ए बी सी डी, तो डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो देखिए ये अगर 74 है तो ये एंगल भी पूरा 74 होना चाहिए, विच मींस ये पूरा एंगल जो है, पूरा एंगल देखिए ये 74 है तो ये भी एंगल पूरा कितना हो गया, 74 डिग्रीज हो गया। बट आपको ये पता है कि ये जो छोटा पार्ट है 22 डिग्रीज है, राइट। तो अगर ये 22 है तो इसका मतलब है ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा, ये जो बचा हुआ एंगल होगा, 74 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52 डिग्रीज आ जाएगा, राइट। तो अब आप एक तरीके से ऐसे देखिए कि ये ऐसा था, ये जो एंगल है दैट इज 52 डिग्रीज है, आपको ये एंगल निकालना है। तो आप ऐसे देखिए, ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 होते हैं। तो 180 से 52 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 डिग्रीज आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 128 डिग्रीज। ठीक है, बेसिकली पहले आपने देखा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 74 है तो पूरा 74 होगा, जिसमें से 22 है तो बचा हुआ एंगल 52 हो गया, 52 हो गया तो ये दोनों एंगल्स जो है ये को इंटीरियर है, 180 होगा इनका सम, तो 180 से माइनस कर देंगे 128। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। So next problem says given that AB is parallel to CD, ठीक है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल है एंड मेजर ऑफ एंगल PQR, ये जो एंगल है दैट इज आपको 60 डिग्रीज दिया हुआ है। ठीक है, और आपको QRD ये एंगल जो है दैट इज 20 डिग्रीज दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये एंगल कितना होगा, BPQ कितना होगा, ये आपको निकालना है। ट्राई करिए, परफेक्ट 40 आएगा आंसर, 40 इज द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको ये एंगल कितना दिया है, ये 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट से एक लाइन ना पैरेलल ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा, मतलब ये दो, ये जो AB और CD था इनको एक पैरेलल लाइन मैंने इस पॉइंट Q से ड्रॉ किया। ठीक है, तो डेफिनेटली देखिए अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन, इसको लेट से EF बोल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो EF जो लाइन होगी वो CD के पैरेलल होगी, राइट। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये अगर 20 है तो ये भी 20 हो गया, राइट। ठीक है, अच्छा अभी आपको ये पूरा एंगल PRQ ये पूरा कितना दिया हुआ था, 60 दिया था, तो ये अगर 20 है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 40 डिग्रीज हो जाएगा। एंड सिमिलरली क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल जो है 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपको यही एंगल निकालना था, ये 40 आ जाएगा। ठीक है, ये तो देखिए एक तरीका हो गया, आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। ठीक, दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये आपका ट्रायंगल था ऐसा कुछ था, ठीक है, तो आपको ये पता है 20 है तो आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे। तो लेट से ये यहाँ पर कहीं पर इंटरसेक्ट करी, तो देखिए ये 20 है क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ऐसे देखिए आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया आपने। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, 20 हो जाएगा ये भी, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा ये एंगल कितना है, 60। तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये 60 है तो इसका मतलब ये 40 होगा, तभी तो 40 प्लस 20 आपका 60 आएगा, राइट। तो बोलने का मतलब ये है कि आप ऐसे भी करते हैं, आंसर आपका 40 आएगा। ठीक है, दोनों में से जो आपको अप्रोच ठीक लगे वैसा कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को, पैरेलल लाइन समझ आ गया, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वही प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता पैरेलल लाइंस में। ठीक है, सो पॉइंट ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगेन मैं फिर से दोहराऊंगा, पैरेलल लाइंस एक बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है ज्योमेट्री में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखता है तो प्लीज करिएगा उसे, ठीक है, उसे छोड़ना मत। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, विच इज अ वेरी मेजर पार्ट पूरे ज्योमेट्री में, और इनफैक्ट मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूँ पूरे ज्योमेट्री में,
दैट इज ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अगली हमारी कुछ जो क्लासेस हैं, 3 से 4 क्लासेस जो अगली होंगी कोड की, दैट वुड बी कंप्लीटली डेडिकेटेड टू ट्राइंगल्स। तो हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे ट्राइंगल्स को, बट आज जो है हम लोग बेसिकली 2 ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एंड दीज आर द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी कहलाती है एंगल सम प्रॉपर्टी, व्हिच स्टेट्स दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज। मतलब किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज 180। ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। बोलने का मतलब ये है कि आप कैसा भी ट्राइंगल कंसीडर करिए, स्केलन करिए, आइसोसेलेस करिए, इक्विलैटरल करिए, राइट एंगल ट्राइंगल करिए, जो आपका मन करे आप कंसीडर करिए। अगर कोई भी एक ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है तो तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 होना चाहिए। अगर नहीं होता तो इसका मतलब है वो ट्राइंगल नहीं है। इसका प्रूफ बहुत आसान है, देखिए आप क्या करिए, आप इस पॉइंट ए से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। लेट्स से मैंने बीसी को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक। तो डेफिनेटली देखिए अगर पैरेलल है बीसी के तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, ये एंगल बी हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, एंड सिमिलरली एंगल सी है तो ये सी हो गया। और ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो सम कितना होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा, ठीक। तो ये आपकी पहली चीज होगी, पहली प्रॉपर्टी होगी ट्राइंगल्स की, which states कि sum of all the angles is always equal to 180 degrees, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ऑफ कोर्स पिछली वाली मेरे को लगता है कि आपको पता ही होगी। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दें कि एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं। बेसिकली अगर आप किसी भी साइड को एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, तो ये जो एंगल बन रहा होगा इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और लेट्स से एंगल ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है। तो जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट क्या होता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ये साइड को, तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के इक्वल हो जाएगा, बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप इसको एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के इक्वल हो जाएगा, तो ए प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। सो एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, आप एक साइड को एक्सटेंड करते हैं और एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अभी एक्सटीरियर एंगल्स जो है बहुत काम की चीज होती है। ये कैसे आपको पता चलेगा कि कितने काम की चीजें आप जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको एग्जैक्टली रियलाइज होगा। अभी फिलहाल के लिए इतना देखिए कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, इसको समझिए, ठीक। तो अभी तक आपने जो 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी है, बेसिकली एक एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी और एक्सटीरियर एंगल के बारे में आपने जो बात करी है, दैट वाज रिलेटेड टू द एंगल्स इन अ ट्रायंगल, ठीक। अब एक प्रॉपर्टी होती है, अगेन दिस इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी एंड दिस इज रिलेटेड टू द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा इसे, ठीक है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो होती है, दिस इज अ प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, और ये बोलती है कि अगर आप कोई भी साइड को कंसीडर करिए, कोई भी, लेट्स से मैंने ए बी साइड लिया, मान लो मैंने ए बी साइड लिया, ठीक है। तो अगर आप ए बी को देख रहे हैं तो बाकी 2 साइड्स क्या हो गए, ए सी और बी सी हो गए, राइट। तो ये जो साइड है, कोई भी साइड, वो बाकी 2 साइड्स के पॉजिटिव डिफरेंस से बड़ा होगा, ए सी माइनस बी सी। अगर आपने ए बी साइड लिया है तो ये जो साइड है ए बी, वो बाकी 2 साइड्स के पॉजिटिव डिफरेंस से बड़ा होगा। मतलब दोनों का जो डिफरेंस है ना, उसका पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा होगा, और ये जो साइड है इन दोनों के सम से छोटा होगा, ए सी प्लस बी सी। फिर से दोहरा रहा हूं, कोई भी साइड, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ए बी को कंसीडर किया, तो ए बी जो साइड है वो बाकी 2 साइड्स के डिफरेंस से बड़ा होगा, और डिफरेंस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, और उनके सम से छोटा होगा। तो ये जो एक तरीके से ऐसा देखे, अभी आप ए बी के लिए देखे थे, अगर मान लो आप इसकी जगह बीसी कंसीडर करें तो बीसी जो होगा अगेन दैट वुड बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ ए बी एंड ए सी। इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा और इन दोनों के सम से छोटा होगा, ए बी और ए सी के सम से छोटा होगा। सो डीसी के लिए प्रॉपर्टी होगा। अगर आपको एसी लेना होगा तो एसी क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी हो जाएगा, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो एक तरीके से कंस्ट्रेंट लगाती है। मतलब आप अपने मर्जी से कोई भी 3 साइड्स नहीं ले सकते ट्रायंगल की, कि भाई मेरा मन किया मैंने 1 2 3 साइड्स लेकर एक ट्रायंगल बना दिया, आप नहीं बना सकते। क्योंकि अगर ट्रायंगल बनना है तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर
कोई भी साइड है वो बाकी दो साइड्स के सम से छोटा होना चाहिए ना। यहाँ पर इनका सम कितना आ रहा है 1 + 2 3 और ये भी 3, तो यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं लग रही, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये एक ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर आप जैसे मान लो आपने ले लिया 2 3 4 का ले लिया आपने लेट्स से ट्रायंगल, तो हाँ सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है। सो ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगेन एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है और ये साइड्स के ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगाती है। आप अपनी मर्जी से साइड्स नहीं ले सकते, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको दो चीजें बस ध्यान रखनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी विच इज सम ऑफ द एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और दूसरी चीज होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो कि अभी हमने पढ़ी है। क्लियर है सभी को ये दोनों प्रॉपर्टीज? ट्रायंगल इनइक्वालिटी अच्छे से क्लियर है और एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर है? ठीक है, तो चलिए फिर अब प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। So the next problem says the three sides of a triangle are 18, 43 and x units, where x is a prime number. How many values of x are possible? So आपको दिया हुआ एक ट्रायंगल है, ठीक है, एंड इस ट्रायंगल में तीन साइड्स हैं, एक है 18, एक है 43 और एक x है, राइट। और आपको दिया हुआ है जो x है ये एक प्राइम नंबर है, राइट। आपको बताना है x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। अच्छा, एक चीज, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और ये दो फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर आप 11 को देखिए, 11 इज अ प्राइम नंबर, इसके दो ही फैक्टर्स है 1 और 11 नंबर इटसेल्फ। 23 को देखिए, अगेन ये एक प्राइम नंबर है 1 और 23, यही इसके दो फैक्टर्स होंगे। ठीक, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं, जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ट्राई करिए प्रॉब्लम को, देखिए क्या आ रहा है आंसर। 7 आ रहा है विदुल का आंसर, मैं श्योर, मेरे ख्याल से गलत है आंसर विदुल, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 9 आ रहा है विदुल, आपका 8 आ रहा है 7 आ रहा है? 8 आ रहा है, ओके। रोहित का 7 आ रहा है, आंसर 8 है, 8। शायद कुछ मिस आउट कर रहे हैं। ठीक है रूपाली, सही है, आपका आंसर 8 आएगा। देखिए इसमें ज्यादा कुछ लोड लेने का नहीं है, ठीक है। आपको 3 साइड्स दिए हुए हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। एक दिया हुआ है 18, एक आपको दिया हुआ है 43 और एक आपको x दिया हुआ है, राइट। और आपको बताना है कि x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, राइट। तो देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के लिए आपके पास में देखो साइड्स के बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेटली ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग रही है। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हिसाब से क्या होगा? कोई भी साइड x बाकी दो साइड्स के डिफरेंस से बड़ा होगा, राइट। यही होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो x शुड बी ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ दीस टू साइड। 18 और 43 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 25 का आ जाएगा। और जो x है वो इन दोनों के सम से भी छोटा होना चाहिए, और 18 और 43 का सम कितना हो गया? 61। सो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ x जो है इट इज अ नंबर विच इज प्राइम एंड इट लाइज बिटवीन 25 एंड 61। इन दोनों नंबर्स के बीच में होना चाहिए। तो मुझे बस अब यही फिगर आउट करना है कि 25 से 61 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको वो मैनुअली देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे तो 29 आएगा, 31 आएगा, 37 आएगा, फिर 41 आएगा, 43 आएगा, 47 आएगा, 53 आएगा और एक 59 आएगा, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वैल्यूज पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। निखिल गलत है, 4 नहीं आएगा, 8 आएगा। देखिए 4 तो है ही नहीं, 8 प्राइम नंबर्स है। क्लियर है? समझ आया सभी को कि बेसिकली कोई भी साइड है, ठीक है, x वुड बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स एंड लेस देन सम ऑफ द अदर टू साइड्स, राइट। बस यही है आपके ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक, ये एक बेसिक प्रॉब्लम था, इसी को ध्यान रखना था। चलिए आगे चलते हैं। सभी को क्लियर है ना भाई? बाकी लोग जिनका नहीं बना, ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Next problem says the three sides of a triangle are 9, 14 and x units. What is the sum of all the possible values of x? A friend, यहाँ पर एक चीज है, सॉरी,
द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दिस एंड x इज एन इंटीजर, ये मेंशन होना चाहिए था, x जो है वो एक इंटीजर है, आप इसे इंटीजर लेके चलिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर इंटीजर नहीं होगा तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। सो एनीवे आपको दिया हुआ है द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 9, 14 और इंटीजर है x, ठीक है। आपको निकालना है कि x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, जो जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी उन सबका सम कितना होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ट्राई करिए, देखिए क्या रहा है आंसर, शायद गलत है, 238 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 238 इज द राइट आंसर। 238 जहां तक मुझे लगता है 238 ही है आंसर, और काफियों का आंसर भी आ रहा है 238, राइट। 238 आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, बहुत आसान प्रॉब्लम है ये भी, ठीक है। अगेन एक बेसिक एप्लीकेशन आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी का, तीन साइड्स दिए हुए 9, 14 और x दिया हुआ है, राइट। और आपको बताना है कि x की जो भी वैल्यूज है उन सबका सम क्या पॉसिबल है, राइट। तो डेफिनेटली ट्रायंगल इनइक्वालिटी से क्या हो जाएगा, जो x है दैट वुड बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ दीज टू साइड्स। तो 9 और 14 का डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया, और इनका सम जो हो गया 9 और 14 का सम कितना हो गया, 23। सो बेसिकली x जो है वो एक इंटीजर है, हमने यहाँ पर लिखा x जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है। आई होप कि इंटीजर सभी को समझ आता है। इंटीजर मतलब ऐसा होता है जिसका डेसिमल के बाद में जीरो होता है, मतलब कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता जिसमें। तो x जो है 5 से 23 के बीच में, तो x क्या क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, एंड सो ऑन अप टू कहां तक वैल्यू ले सकता है, 22। तो आपको यही जो वैल्यूज है ना, 6, 7, 8 जो भी पॉसिबल वैल्यूज थी x की, इन सबका सम निकालना है आपको, राइट। तो अब ये जो सम आपको निकालना है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये हुआ कि आप मैनुअली ऐड कर दो सबको, 6 + 7 + 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये बहुत ही निकृष्ट तरीका है, ऐसा मत करिएगा। दूसरा जो वे है वो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये सीक्वेंस ये एपी में है, ये नंबर्स 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। सो मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ, जस्ट बता देता हूँ कि एपी में क्या होता है, टर्म्स होते हैं a+d, a+2d। आई होप आप सभी ने पढ़ा हुआ है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है टर्म्स के बीच में वो कांस्टेंट होता है, और सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू द कॉमन डिफरेंस। ये आपका सम का फॉर्मूला होता है किसी भी एपी का। तो आपको यहाँ पर देखना है कि 6 से लेकर 22 तक आपके पास में कितने टर्म्स हो गए, ये आपके पास कितने 17 टर्म्स हो गए, राइट। तो 17/2 इंटू और 2a + n-1। देखिए आप इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है 6 और लास्ट टर्म आपको पता है कितना है 22, तो आप ये वैल्यू डालेंगे तो आपका सीधा 238 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका और होता है, वो एक तरीका ये बोलता है कि अगर मान लीजिए 1 से लेकर मतलब 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n नंबर्स तक को आपको ऐड करना है, n नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप आगे भी पढ़ेंगे एग्जैक्टली ही ना, n × n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप इधर देखिए, आप ऐसे देखिए कि अगर मान लो लेट से आपको मैं बोलता कि 1 + 2 एंड सो ऑन अप टू 22 तक आपको ऐड करना है, तो आप कैसे निकालते हैं इसको, इस सम को आप n × n + 1/2 डालते हैं, तो बेसिकली कितना होता है 22 × 23/2। ये आपका हो गया किसका, इस 1 से लेकर 22 तक का सम। और आप इसमें आपको लेकर निकालना कहां से है, 6 से निकालना है। तो आप क्या करिए 1 से लेकर 5 तक का, 1 से लेकर 5 तक का जो सम है उसे माइनस कर दीजिए। तो 1 से लेकर 5 तक का सम तो आपको पता ही होगा 15 होता है, माइनस कर देंगे तो वही 238 आ जाएगा। कैसे भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल करके, बट मैं आपको यही बोलूंगा कुछ कुछ बेसिक फॉर्मुलेस होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा बहुत पढ़ लो, जैसे एपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सम क्या होता है उनका, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, जैसे sin 30, cos 30, sin 45, cos 45, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्ञान आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होना चाहिए कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सेक्शनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक बेसिक कुछ कुछ चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी रूट्स क्या होती हैं, क्योंकि सी अभी हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, बट ज्योमेट्री में भी जब प्रॉब्लम करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा हो, राइट।
लेकिन अगर मेरे को समझ आ गया कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, बट मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता होगा सॉल्व करना, तो इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है, राइट? सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जब छोटी छोटी जो चीजें ना वो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी उठा लो यार, कुछ कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मुलेज वगैरह ये आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लो, एंड डेफिनेटली वो चीजें आपको हेल्प भी करेंगे आगे। ठीक है, हम डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे, आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा सब कुछ आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। So the next problem says a triangle is to be formed using 7 sticks of lengths 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 units. How many distinct triangles can be formed? So basically आपके पास में 7 sticks हैं, 7 sticks हैं जिनकी लेंथ डिस्टिंक्ट लेंथ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यूनिट्स है। ये 7 स्टिक्स के अलग अलग लेंथ है। आपको बताना है कि कितने आप डिस्टिंक्ट ट्रायंगल्स बना सकते हो ये स्टिक्स को यूज करके। डेफिनेटली आप कोई ट्रायंगल क्रिएट करोगे तो आप 3 ही स्टिक्स को यूज करोगे, राइट? तो आपको ये बताना है वो 3 स्टिक्स के कितने कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो, ठीक है, और कितने ट्रायंगल्स क्रिएट कर सकते हो। ट्राई करो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये। 9 आ रहा है चिन्मय, ओके, आई एम नॉट श्योर ऑफ द आंसर, देखते हैं वाकई में कितना आ रहा है। शायद सही है आपका आंसर, मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। आशी का 8 आ रहा है, ओके, सबका अलग अलग आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है, किसी का 8, किसी का 10 आ रहा है। अक्षय का 13 आ रहा है, बहुत बढ़िया। और 8 आ रहा है, ओके। चलिए देख लेते हैं, सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो मुझे भी पता नहीं आंसर क्या है, आई एम नॉट श्योर। पहले अपन तरीका देखते हैं। सी, आपको डेफिनेटली एक ट्रायंगल बनाना है, राइट? ठीक है, आपके पास में डिफरेंट लेंथ्स है, क्या क्या लेंथ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, राइट? और आपको ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 साइड्स चाहिए, राइट? और आपको पता है कि भाई आप साइड्स को ले रहे हैं, मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो कि आप सारे केसेस बना लो कि भाई आप 3-3 के कितने केसेस बना सकते हो और वो केसेस में ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग रही है कि नहीं, राइट? चेक तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट ये जो तरीका जो आप कर रहे हैं, अभी आप करेंगे, ऑफ कोर्स दैट वुड बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर जिसमें आप केसेस बना रहे हो, और डेफिनेटली ऐसा भी होगा कि आपसे कोई ना कोई केस छूट जाएगा। चेक करना तो बात की बात है, अगर आपने केस ही छोड़ दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करते हैं, देखिए आप क्या करेंगे, आप सबसे छोटी वैल्यू से चालू करिए। देखिए 3 साइड्स है, राइट? आपने एक साइड को अज्यूम कर लिया 1 है, मान लो, लेट से 1 है, ठीक, आपने अज्यूम कर लिया, ये सबसे छोटी साइड जो है 1 है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि कोई भी साइड जो है दैट इज ग्रेटर देन द डिफरेंस, बाकी दो साइड्स के डिफरेंस से बड़ी होती है कोई भी साइड, विच ऑल्सो मीन्स कि जो डिफरेंस होगा बाकी दो साइड्स का वो साइड से छोटा होना चाहिए, राइट? अगर कोई साइड डिफरेंस से बड़ी है तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि जो डिफरेंस होगा वो साइड से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जो बाकी दो साइड्स है इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो साइड से छोटा होना चाहिए, मतलब वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो आप ऐसे सोचिए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा कौन सा नंबर है जो कि पॉजिटिव, अच्छा डिफरेंस, हम पॉजिटिव डिफरेंस की तो बात कर रहे थे, तो हमको ये देखना है कि भैया डिफरेंस 1 से छोटा जो पॉजिटिव हो वो क्या हो सकता है, 0 का ही हो सकता है। और 0 का डिफरेंस होने का मतलब क्या, ये दोनों सेम होने चाहिए साइड्स। बट यहाँ पर देखिए सारे साइड्स जो है वो डिफरेंट है, वो डिस्टिंक्ट लेंथ्स के हैं, तो इसका मतलब है 1 के साथ में कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है कि अगर आपने एक साइड को 1 लिया, स्मॉलेस्ट साइड को 1 लिया, तो इसका मतलब है बाकी दो साइड्स का जो डिफरेंस होगा दैट हैज टू बी लेस देन दिस साइड, मतलब वो 0 ही पॉसिबल है। और 0 पॉसिबल होना मतलब दोनों सेम नंबर्स होने चाहिए, बट सेम तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये सारे डिफरेंट नंबर्स है, इसीलिए 1 के साथ में कोई केस पॉसिबल नहीं है। अगला हम साइड क्या कर लेते हैं, हम 2 रख लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, अब 1 के बाद 2 बढ़ा लेते हैं, तो हम ये मानते हैं कि अब जो सबसे छोटा साइड है दैट इज 2। अब एक बात बताइए, ये जो डिफरेंस है इन दोनों साइड्स के बीच में वो क्या हो सकता है, या तो 2 से छोटा होना चाहिए डिफरेंस, तो 1 का हो सकता है या 0 का हो सकता है। 0 का पॉसिबल नहीं है, अगेन फॉर द सेम रीजन, अगर आप 0 का रखते हैं तो दोनों सेम होनी पड़ेंगे जो कि हो नहीं सकती। इसका मतलब है जो पॉसिबल डिफरेंस क्या हो सकता है, 1 का। 1 का डिफरेंस होना इसका मतलब है ये जो दोनों साइड्स हैं दे शुड बी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो अगर मान लीजिए 2 है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो सकते हैं, 3, 4।
टू को तो हमने फिक्स रखा है, बाकी दो क्या हो सकते हैं, 3 4 के बाद क्या हो सकते हैं, 4 5 या 5 6 या 6 7। बहुत बढ़िया, चलिए मैंने सारे केसेस लिख दिए, बहुत बढ़िया। 10 ही आ रहे हैं आपका, देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो 2 के बाद में आप 2 के साथ में आपने देखा कि डिफरेंस 1 का आ रहा है, यही हो सकता है। अगला हमने क्या किया, 2 के बाद हमने 3 ले लिया। तो अगर मैं 3 ले लूं साइड को, तो ये डिफरेंस कितने का हो सकता है, 3 से छोटा होना चाहिए डिफरेंस, 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, राइट। अगर 1 का डिफरेंस है तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, 4 5 5 6 और 6 7, ये हो सकता है। और अगर 2 का डिफरेंस लेते हैं तो क्या हो सकता है, 4 6 या 5 7, ये हो सकता है, राइट। उसके बाद 4 3 के बाद में क्या ले सकते हैं अपन, अगला साइड 4। तो डिफरेंस क्या हो सकता है, 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, राइट। अगर तुम 1 का डिफरेंस लेते हो तो फिर से वही लॉजिक, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, तो 5 और 6 हो सकता है, या 6 और 7 हो सकता है, बस यही हो सकता है ना, इससे आगे तो नहीं बढ़ सकते। और अगर मान लीजिए आप 2 का डिफरेंस लेते हो, तो 2 का डिफरेंस लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 और 7 का ही आ सकता है, बस यही एक केस पॉसिबल आएगा, राइट। अब 4 के बाद अगला क्या आएगा आपके पास नंबर, आप क्या ले सकते हैं, 5। तो 5 लेंगे तो डिफरेंस कितने का हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, सबका हो सकता है। लेकिन अगर मैं 1 का डिफरेंस ले लूं, 1 का, तो क्या नंबर्स बन जाएंगे आपके पास में, 5 6 7। ये सबसे बड़ा केस बन गया भाई, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं यहीं पर एंड कर दूंगा। तो आंसर क्या होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 वैल्यूज आएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है सर, समझ आ रही है बात सबको, प्रोसीजर समझ आया कि कैसे करना है इस टाइप के प्रॉब्लम्स को। भाई डेफिनेटली यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 एंड 7 की जगह 10 20 30 40 50 60 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। बट आपको समझना है कि आपको एक प्रोसीजर पे चलना है, अगर आप उस प्रोसीजर से चलेंगे तो आपको गलत नहीं होगा। साथ में है सभी, समझ आया। ठीक है, तो ऐसा हमको चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आप आई होप कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी अपने को क्लियर है अच्छे से। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कुछ भी नहीं है, कोई भी साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स एंड सम ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक। अब कुछ प्रॉब्लम्स फटाक से हम लोग थोड़ा बहुत ना एंगल सम प्रॉपर्टी पे कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड है क्वेश्चंस। ये दोनों, ये फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट बोल लेते हैं, इसे बी बोल लेते हैं। दोनों पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। So this is angle 50. BP and PC are the angle bisectors. Angle bisector का मतलब होता है जो एंगल बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो बेसिकली बीपी और पीसी जो है वो एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक। तो आपको एंगल बीपीसी निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट में। बी पार्ट में आपको, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये जो चिन्ह है, ये जो साइन है, ये किसका है, 90 डिग्रीज का, ये राइट एंगल का साइन होता है। तो अगेन आपको ये एंगल निकालना है, बीपीसी कितना होगा, फटाक से करिए, ट्राई करिए, देखिए कितना आ रहा है। 105 आ रहा है विजुअल आपका, ये गलत जवाब है। और किसका आ रहा है 105, फर्स्ट वाले का आ रहा है, ए का। 115 आएगा ए का, सही है, एकदम परफेक्ट है। ए पार्ट का आंसर आएगा 115, बहुत बढ़िया, सभी का आ रहा है आंसर, गुड। सभी निकालिए फटाक से। सेकंड का आंसर 130 आ रहा है, सब बता रहे हैं सभी, ठीक है, गुड है, बिल्कुल परफेक्ट। ए का, ए जो पार्ट है उसका 115 आएगा, और जो बी पार्ट है उसका 130 डिग्रीज आएगा। चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन। ज्यादा कुछ इसमें तूफानी नहीं है, इजी था। जो फर्स्ट वाला पार्ट है आपका, ए पार्ट है, देखिए ये अगर एंगल 50 है और ये बीपी एंड पीसी आर द एंगल बाइसेक्टर्स, तो डेफिनेटली ये एंगल क्या हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, ये एंगल भी b/2 हो जाएगा। इस एंगल को क्या मैं बोल सकता हूँ, c/2 हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, c/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखिए, अगर ये पूरा ट्राइंगल में अगर ये 50 डिग्रीज है, एंगल ए अगर 50 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ b + c जो होगा वो कितना होना चाहिए आपका, 130 डिग्रीज होना चाहिए।
अगर ये 50 है तो इन दोनों का सम जो होगा 130 होगा, तभी तो 180 बनेगा, राइट? विच मीन्स अगर मैं पूरे इक्वेशन को हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा? हाफ से डिवाइड कर दिया, मतलब मैंने पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को, तो b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो गया? 65 डिग्रीज हो गया, राइट? विच मीन्स इन दोनों एंगल्स का जो सम हो गया वो कितना आ गया? 65 डिग्रीज आ गया, 65 डिग्री आ गया, राइट? तो अब अगर आप ये ट्रायंगल देखिए अब गौर से, बीपीसी को देखिए, तो ये दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना आ रहा है? 65 डिग्रीज आ रहा है। तो भाई क्या होता है, तीनों दो एंगल्स का सम अगर 65 है तो तीसरा एंगल कैसे निकालोगे? 180 से 65 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 115 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 115 आ जाएगा, जो कि सभी का आया है, ठीक? इसी को देखिए, अब एक रिजल्ट है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर मान लो एक ट्रायंगल एबीसी है और ये एंगल ए है, ठीक है, और ये अगर एंगल बाइसेक्टर्स थे, सी एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर। सो इन सेंटर इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉन इन अ ट्रायंगल। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये ठीक है, ये जो इन सेंटर पे बनेगा, ये अगर एंगल ए है तो ये जो आपको निकालना था, उसका एक रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दैट इज 90 प्लस a/2। ये देखो एंगल कितना था? ये 50 था, 50 का हाफ कर दीजिए 25, 90 प्लस 25 कर दीजिए, वही आएगा आपको 115, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, अगर एक ट्रायंगल एबीसी है या अगर एंगल ए है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस a/2 हो जाएगा, ठीक? अच्छा, अब बी वाले पार्ट में आते हैं हम लोग। बी वाले पार्ट में देखिए, ये कितना एंगल है? ये 90 डिग्रीज है, ये भी 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 90 तो ये भी 90 होना चाहिए, राइट? अगर आप गौर से देखें तो AEPD ये जो है, ये एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, 4 साइड का फिगर है ना, 4 साइड है, 1 2 3 4, तो जो भी 4 साइडेड फिगर होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। और जैसे ट्रायंगल में सम ऑफ द एंगल्स 180 होता है, वैसे क्वाड्रिलैटरल में सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्रीज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों एंगल्स का सम 360 होना चाहिए। तो देखिए 90 90 180 है, ये 50 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका? 130 आ जाएगा। और देखिए ये दोनों तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, तो अगर ये 130 है तो ये भी तो 130 ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो आंसर कितना आ जाएगा? 130 डिग्रीज आ जाएगा, राइट? तो इसी से अगेन एक और रिजल्ट निकल के आता है, वो ये आता है कि अगर मान लीजिए ये देखिए, ये ऐसे 90 था, ये 90 था, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड्स बोलते हैं। जैसे देखिए ये अभी एंगल बाइसेक्टर्स थे, वैसे अगर आपने एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करी तो इसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। और ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर, ठीक है? तो अगर आपको ये एंगल निकालना ऑर्थो सेंटर, देखिए अगर ये एंगल ए था, अगेन ये एंगल ए था, और अगर आपको ऑर्थो सेंटर पे एंगल निकालना है तो कितना आ जाएगा? ये 180 माइनस ए। देखिए ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 तो बन रहा है ना, तो ये एंगल अगर ए है तो ये एंगल कितना होता है? 180 माइनस ए होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ कोर्स आपके सामने ऐसा आएगा, तो आप निकाल तो सकते हैं यहाँ, क्यों आपको तरीका पता है, बट अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है आपका, ठीक है? क्लियर है अभी ये दोनों पार्ट्स क्लियर है सभी को? चलिए आगे, चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज, आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC, ठीक है, जिसमें आपको दिया हुआ है AD इज इक्वल टू BD, ये दोनों इक्वल है, एंड ऑल्सो AD इज इक्वल टू AC, ये इसके भी इक्वल है, ठीक है? अच्छा, ये एक्सटेंडेड लाइन है, ये जो एंगल है ये आपको कितना दिया? 72 डिग्रीज दिया हुआ है, ठीक है? आपको निकालना है एंगल ACD, ये एंगल जो है इसका मेजरमेंट कितना होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है? अच्छा, एक छोटी सी चीज है, देखिए वो ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक ट्रायंगल है, लेट्स से ABC है, ठीक है, और अगर मान लो ये दो साइड्स इक्वल है, एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है? और एंगल्स ऑपोजिट टू दीज टू साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये दोनों इक्वल होते हैं। सो बेसिकली इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो इसी के ऑपोजिट जो एंगल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब अगर दो साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है?
तो करिए प्रॉब्लम, ट्राई करिए। बिल्कुल परफेक्ट है, 48 आएगा आंसर। बाकी लोग भी ट्राई करिए, देखिए क्या आ रहा है। चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन। काफियों का आगे आंसर 48 आया, विच इज द राइट आंसर। आप इधर देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया AD जो है दैट इज इक्वल टू BD, राइट। तो अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स होने चाहिए वो भी इक्वल होने चाहिए। तो लेट से मैं इनको इक्वल थीटा थीटा मान लेता हूँ। देखो इसके ऑपोजिट थीटा, इसके ऑपोजिट थीटा, राइट। ठीक, पहली चीज क्योंकि आइसोसेलेस है तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब अगर आप ये ट्रायंगल को देखें तो ये जो एंगल बन रहा है, देखिए आप इस साइड को एक्सटेंड कर रहे हैं तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये थीटा और थीटा इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 थीटा आ जाएगा, राइट। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, ADC को देखिए, इस ट्रायंगल को आपको दिया AD इज इक्वल टू AC, दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये एंगल भी कितना होगा? ये भी 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये थीटा था तो ये भी थीटा हो गया, और ये 2 थीटा हो गया क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल था, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया। ये दोनों इक्वल थे तो ये भी 2 थीटा हो गया। अब आप इस पूरे ट्रायंगल को देखिए, ABC को देखिए, तो ये जो लाइन है ये एक्सटेंडेड लाइन है, तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। नाउ ये एक्सटीरियर एंगल है और दिस शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए? दिस प्लस दिस। देखिए ये तो ऐसे ही है ना, ये ट्रायंगल ये ऐसा आ रहा है, ये 72 आ रहा है, तो ये जो है इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। अब ये एक्सटीरियर एंगल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 72 वुड बी इक्वल टू थीटा प्लस 2 थीटा। थीटा प्लस 2 थीटा आप करेंगे तो कितना हो गया? 3 थीटा हो गया। तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 72, विच मींस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 24 डिग्रीज हो गई। और आपको क्या निकालना है? आपको ये एंगल निकालना है, ये कितना है? 2 थीटा। तो 2 थीटा कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ दिस, विच इज इक्वल टू 48 डिग्रीज। क्लियर है सभी को? जिसका नहीं आया आंसर, सबको समझ आया? ये एक्सटीरियर एंगल हमने देखिए इसमें यूज किया है, और एक्सटीरियर एंगल यूज करने से देखिए एकदम खटाक से हो गया सवाल, कोई ऐसा कुछ लोड भी नहीं था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। जो पिछला प्रॉब्लम था उसी लाइंस पर है थोड़ा सा प्रॉब्लम, ठीक है। सो आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको गिवन है DE is equal to DC, मतलब this is equal to this, which is equal to CB, which is equal to BA। ये सभी इक्वल है, और आपको दिया हुआ एंगल ADE, ये जो पूरा एंगल है दैट इज 80 डिग्रीज आपको दिया हुआ है, 80 है, ठीक है। आपको निकालना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल EAD। ये एंगल देखना आपको कितना होगा, ये आपको फिगर आउट करना। ट्राई करिए, ध्यान रखिएगा जैसे हमने पिछला प्रॉब्लम किया था एक्सटीरियर एंगल यूज किया था, वैसे ही यूज करना आपको इसमें भी। और किसी का नहीं है आंसर? सिर्फ हीना और विदुल का आया है 25। बाकी लोग चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं। आपको क्या क्या गिवन है? आपको दिया है DE इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BA, राइट। और आपको ये एंगल 80 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है एंगल? आपको एंगल EAD निकालना है, EAD ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई जो जो वैल्यू मेरे को निकालना है उसी को मैंने थीटा मान लिया, ठीक। तो आप इधर देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, गौर से देखिए, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, BC इक्वल टू BA। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होने चाहिए। ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, ठीक। अब इस ट्रायंगल को देखिए, तो ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये थीटा और थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया? 2 थीटा हो गया, राइट। फर्दर ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये अगर 2 थीटा है तो ये कितना हो गया? ये भी 2 थीटा हो गया। यहां तक क्लियर है सभी को? देखिए मैंने थीटा इसे लिया तो ये भी थीटा हो गया क्योंकि दोनों इक्वल थे। इस ट्रायंगल में अब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो थीटा थीटा कितना हो गया? 2 थीटा हो गया। ये दोनों इक्वल है तो ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो गया, ठीक। अब आप गौर से देखिए DCA ट्रायंगल को देखिए, DCA जो ट्रायंगल है उसमें ये जो एंगल है दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। तो ये अब एक्सटीरियर अगर एंगल है इसमें, इस ट्रायंगल में, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। तो 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो गया? 3 थीटा हो गया। और ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? ये भी 3 थीटा हो गया, ठीक। तो एक तरीके से देखिए, ये जो ट्रायंगल था आपका
ए डी, ये ट्रायंगल ई ए डी, ये आपको जो एंगल दिया हुआ कितना हुआ है, आपको 80 डिग्री 80 दिया हुआ है, ठीक है, 80 दिया हुआ है। ये एंगल अभी आपने देखा कितना आ रहा है, 3 थीटा आ रहा है, और ये एंगल कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो भाई डेफिनेटली इन दोनों का जो सम होगा 4 थीटा, अगर ये 80 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तो ये 100 होगा। तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 25 डिग्री हो गई। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। क्लियर है सभी को, समझ आया सोल्यूशन? भाई जिनसे नहीं बना प्रॉब्लम, समझ आया सभी को, क्लियर है? एक्सटीरियर एंगल से चलना है आपको, जो आपसे बोला गया आपने उसे थीटा माना, फिर 2 थीटा आया, 2 थीटा से 3 थीटा आया, फिर उसके बाद आपने सम निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, काफी फेमस प्रॉब्लम है, कैट में आया हुआ है। तो इसमें देखिए एक स्टार बना हुआ है, ठीक है। रूपाली जी आप पिछले सवाल की बात कर रही है, एक मिनट, रूपाली कुछ बात कर रही है, क्या बोल रही है आप? सी डी ई ये एंगल प्लस एंगल सी बी ये समझ नहीं आया आपने, सी बी ई कौन सा एंगल बन गया आपका? शायद गड़बड़ है। देखिए रूपाली आप मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रही है। देखिए सी डी ई तो ये एंगल हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल हो गया, और सी बी ई तो ऐसा आएगा ना, ये कुछ ये आप बोल रही हैं, ये दोनों तो अलग अलग ही हो गए, तो कुछ कर नहीं सकते इसको, तो कुछ गड़बड़ है रूपाली। देखिए आप सोचिए, आप क्या आप कुछ शायद गलत कुछ और पूछना चाह रही होंगी, शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए मीनवाइल बाकी हम लोग सब बाकी लोग देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम में आपको एक स्टार दिया हुआ है जिसमें आपको ए बी सी डी ई एंगल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई। आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये पांचों जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा, ये आपको निकालना, आइडेंटिफाई करना है। गगनदीप आप पूछ रहे हैं कि पिछले प्रॉब्लम में अगर हम थीटा इसको ले ले, राइट, आप ये बोल रहे हैं इसको थीटा ले लें, ठीक है, तो इसको थीटा लेंगे, ये थीटा आ जाएगा, उसके बाद आप अटक जाएंगे। सही, देखिए ज्योमेट्री में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है गगनदीप, आप ये समझिएगा कि आपको जो तरीका है ना वो सही होना भी बहुत जरूरी है। मतलब आप चाहें तो आप यहाँ से चालू कर सकते हैं, बट देखिए आप उसके बाद आप अटक जाएंगे, इसके बाद आप कहाँ पर लेके जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एक मक्खन की तरह चल रहा है, थीटा थीटा टू थीटा फिर 3 थीटा बन रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सही चीज को लेना ही जरूरी है। आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया ये आईडी है, तो आप वही थीटा लेके चलिए, तो ज्यादा आसान पड़ेगा आपके लिए। अटक जाओगे आप, नहीं तो नहीं बनेगा। हाँ जी, बाकी लोग आ रहा आंसर 180 आएगा आंसर, करेक्ट आंसर 180 है। देख लीजिए एक बार, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एकदम, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए बस देखना है आपको, ढंग से देखना है और कुछ भी नहीं। इधर देखिए, ये ट्रायंगल को देखो, ये इतना ट्रायंगल, ये अगर आप ट्रायंगल देखते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो एंगल है, सी हमने अभी ये ट्रायंगल देखा इतना, ये एंगल जो होगा दैट वुड बी द एक्सटीरियर एंगल, तो वो इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। कितना हो गया, बी प्लस डी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आपने ये ट्रायंगल देखा इतना, ये तो ये जो है होगा एंगल, ये एक्सटीरियर होगा, तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा, बी प्लस डी। और अगर आप ये ट्रायंगल देखते हैं इतना, बस इतना, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो ये कितने के इक्वल हो गया, ए प्लस सी। तो बस इस ट्रायंगल में सम ऑफ द एंगल्स कितना होना चाहिए, 180। तो मैं बोल सकता हूँ ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू कितना हो गया, 180 आ गया। सीधा समझ आई बात, कि आपने दो ट्रायंगल्स देखे और बस आपने एक्सटीरियर देखा। अगर आप इस ट्रायंगल को देखा तो ये जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर होगा, तो दिस प्लस दिस हो जाएगा। और आपने ये ट्रायंगल देखा इतना, तो ए और सी ये जो होगा ये एक्सटीरियर हो जाएगा, तो ए प्लस सी। तो इसका मतलब है इन सबका जो सम होगा वो 180 होना चाहिए, तो वो आपको 180 डिग्री आ गया। क्लियर है सभी को, समझ आया ये सवाल, सोल्यूशन समझ आया? अपने को सिर्फ एक्सटीरियर एंगल देखना था, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट अपनी क्लास आज की खत्म हो रही है, ठीक है। एक प्रॉब्लम है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ जी इक्वल टू ए जी। आपको निकालना व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ई ए डी। ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट निकालना है आपको,
कितना होगा? ओके, देखिए, करिए, ट्राई करिए। कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डेफिनेटली डिस्कस करेंगे हम इस प्रॉब्लम को, ठीक है। सो थोड़ा सा और ध्यान कर लीजिए चिन्ह में, एक बार थोड़ी सी और कोशिश कर लीजिए। नोट कर लें तो फिर मुझे बता दीजिएगा, नोट डाउन कर लो, ये आपका होमवर्क है और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है। सबने नोट कर लिया? तो जिनमें ये आंसर गलत है आपका, फिर से ट्राई करिएगा, ये गड़बड़ है। सो आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। हमने आज एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी, पैरेलल लाइंस के बारे में बात करी, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करी, ठीक है। रोहित, आप देखना चाहते हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं इस वीडियो को, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे ख्याल से, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, बट शायद 24 आवर्स में आपका अपलोड हो जाएगा ये, ठीक है। सो रोहित, मिल जाएगी आपको इसकी रिकॉर्डिंग, ऐसा कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। सो एनीवे 180/7 आ रहा है लोगों का, ठीक है। बाकी लोग जिनको नहीं आता, जिन्होंने नहीं किया है प्रॉब्लम, वैसे आप ट्राई करिएगा, प्लीज करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। एंड अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो कौन की जो क्लास होगी उसमें हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, इक्विलैटरल, ठीक है। और दूसरा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये दोनों ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ के आना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है और आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब इसको देखेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू।